हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में आज सारे दिन जूते चप्पल चले हैं और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, क्योंकि आज नॉमिनेशन विड्रॉ करने का आखिरी दिन था। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने अपना नाम डाला हुआ था पर्चे में कि हम लोग चुनाव में खड़े होंगे, अगर कोई वापस लेना चाहता है तो वो आखिरी दिन आज था। जिसके बाद दोस्तों हुआ ये है कि आज सुबह सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, और संजय राउत भी वहां पे मौजूद थे। अब संजय राउत तो आपको पता है बड़ा बोला नेचर है भाई, तो इनको शरद पवार ने अपने घर पे बुलाया। वो एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे मुंबई पे थे, जीवित थे, तब उनके घर में सारे नेता जाके बातें करते थे। लेकिन अब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बुलाया कि आप मेरे घर में आओ, जिसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुली धमकी दे दी उद्धव ठाकरे ने। अपने जो बाकी कैंडिडेट थे, जो लोग शिवसेना उद्धव ठाकरे की छोड़ के अलग से नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल जिन्होंने किया था, उनको आज अल्टीमेटम दे दिया और वार्निंग दे दी थी कि आप आज की तारीख में अपना पर्चा वापस ले लो, विड्रॉ कर लो, नहीं तो आप लोगों पे सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। ये अपने कार्यकर्ता और बाकी जो कैंडिडेट थे उनके ऊपर उद्धव ठाकरे ने। ये जो संजय राउत मीडिया के सामने आके बोल रहे थे ना, बार बार आते आते कुछ दिन पहले से बोल रहे थे, ये तो फ्रेंडली फाइट है आपस में, हमारे बीच में, हम लोग देख लेंगे, सुलटा लेंगे। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में बैठ के कहा ये कोई भाई फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये चुनाव है। तो उद्धव ठाकरे को एक वक्त में लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हम ही बनेंगे। ये टेंट्रम्स भी उन्होंने खेले थे दिल्ली में, जो राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस में और शरद पवार के साइड में नखरे दिखाना चालू कर दिए थे कि हमको बनाओ चीफ मिनिस्टर, हमको बनाओ। संजय राउत सबसे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा था उद्धव ठाकरे का। शरद पवार ने बोल दिया भाई बैठ जा, थोड़ा पानी वानी मार, अपने मुंह में छींटे वीटे मारो, रियलिटी चेक करो। अब वो दौर चला गया जब तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था, वो मजबूरी में बनाया था क्योंकि हमें बीजेपी की एनडीए को तोड़ना था। तुम बन लिए, खुश हो जाओ। अब इतने कैंडिडेट है तुम्हारे, 92 सीट्स पे उन्होंने कैंडिडेट उतारे थे 92 93 में। अब 3-4 कैंडिडेटों ने फिर से ले लिया अपना नॉमिनेशन वापस, अब रह गए कितने, 89। तो ये उद्धव ठाकरे की अभी हाल है। दूसरी बात ये है दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी एक बहुत बड़ा खेला हुआ, आप लोगों को हंसी आएगी सुन के। कोल्हापुर जो नॉर्थ है, वहां से कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ी हुई थी मैम, उनका नाम है मधुरिमा राजे छत्रपति, कोल्हापुर नॉर्थ से। ठीक है, ये कांग्रेस की कैंडिडेट थी। 2019 और 2022 में भी बाईपोल वहीं से कांग्रेस ही जीती थी। अब दोस्तों ये कैंडिडेट जब विड्रॉ करने का टाइम आया, टाइम खत्म हो रहा था, सपोज आप बोलिए कि 5 बजे का टाइम था, ठीक 5 मिनट बचे हुए थे, तब मैडम जाके अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। अब उस सीट पे कोई भी महाविकास आघाड़ी की तरफ से खड़ा नहीं है कैंडिडेट। सोचिए, ये एकमात्र खड़ी थी ये मैडम कांग्रेस की पर्चे पे, कांग्रेस की टिकट पे, उस सीट से विड्रॉ करने के ठीक 5 मिनट बंद होने से पहले, काउंटर बंद होने से पहले ये जाती है वहां पे और जाके नॉमिनेशन अपना वापस ले लेती है। तो कांग्रेस के साथ ये वाला खेला हो गया। अब वहां से महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है आज की डेट में। दूसरी बात यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के एक एमएलए है, उनका नाम है रईस शेख। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी कांग्रेस के जो पृथ्वीराज चौहान जी है, जो चेयरपर्सन है कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाने में महाराष्ट्र के लिए, उनको एक चिट्ठी लिखी और 5 डिमांड की। आप सोचेंगे कि ऐसी भी कोई डिमांड होती है? आप सोचिए, सुनिए पहले। 5 डिमांड की। पहली डिमांड उन्होंने ये की कि भाई हमारे को मुस्लिम आरक्षण 5% मिलना चाहिए। सोचिए भाई, 5% अगर कांग्रेस को अगर लिख रही है, अगर कांग्रेस चलो देगी भी तो किसका काटेगी? किसका रिजर्वेशन का हक काट के आपको देगी? इन भाई साहब का डिमांड था। रईस शेख ने लेटर लिख के दिया, समाजवादी पार्टी से आते हैं ये एमएलए, इन्होंने लिख के दी पृथ्वीराज चौहान को, जो कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जो चेयरपर्सन है महाराष्ट्र के लिए। तो दूसरी इनकी डिमांड ये थी कि 10,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए अलॉट कर दिए जाएं। 10,000 करोड़ रुपए।
1-2 करोड़ रुपए हो, बात समझा दी। 10,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए, जबकि ये लोग भाईचारा, सेक्युलरिज्म इसकी बात करते हैं। भाई अगर कल को आज हिंदू लोग अपना अपना चालू कर ले ना, अपनी स्कूल चालू कर ले प्राइवेट के, खाली हिंदुओं को वहां पे पढ़ाया जाएगा, तांडव कर लेंगे ये लोग। खैर इसने लिखा है, अब देखते हैं। कांग्रेस ऐसे फंसी है ना कि अब इनकी डिमांड मांगे कि ना माने। बीजेपी तो अपना बंदूक तैयार करके रखी है, वेपन्स लोडेड है। बीजेपी ने चालू कर दिया इस पे ताना मारना कांग्रेस को। तीसरी इनकी मांग क्या थी? तीसरी मांग ये है कि मुस्लिम लोगों के लिए 100% स्कॉलरशिप चाहिए इनको, 100%। चौथी ये थी कि एग्जामिन कीजिए आप कि लव जिहाद के लिए कमेटी जो पैनल बनानी है, अब पहले उसके लिए एग्जामिन कीजिए कि ये बनाना जरूरी है कि नहीं। पांचवी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। चलो इसमें माइनॉरिटी तो शब्द यूज किया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। तो भाई बाकियों ने क्या किया? मेजोरिटी ने क्या गलती की है? क्या गरीबी मेजोरिटी में नहीं है? अब भाई ने मांग लिया कि 10,000 करोड़ मुसलमानों के लिए बनाइए, 5% आरक्षण मुस्लिमों के लिए दीजिए, 100% स्कॉलरशिप दीजिए। अब कांग्रेस मानेगी? महाविकास आघाड़ी की तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंट है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये बात करते ही फंसेगी। और बीजेपी ने तो ताने मारने चालू कर दिया। आपने कमेंट्री देखिए, ये दिखाता है, ये दर्शाता है। जो नार्वेकर जी है, राहुल नार्वेकर जी, उन्होंने तो कह दिया कि ये मुस्लिम अपीसमेंट, जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है ना, उसको दर्शाता है। इनका फेक सूडो सेक्युलरिज्म है ये कांग्रेस का। ये सत्ता में अगर आएगी तो इसके बाद इनका प्लान यही है कि ये माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देगी। अगर देगी तो किसका काट के देगी? किसकी रोटी काट के ये माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देगी? भाई बीजेपी तो पूछेगी, एनडीए को पूछेगी, पब्लिक भी पूछेगी। इसीलिए महाविकास आघाड़ी कुछ बोल नहीं रही है इस पे। उद्धव ठाकरे का दोस्तों इस इलेक्शन के बाद में आप देख लीजिएगा, इनकी पॉलिटिकल जो नाम अभी थोड़ा बहुत है ना, ये बिकॉज ऑफ बाला साहेब ठाकरे। आज जितनी भी इज्जत पब्लिक करती है ना, बाला साहब ठाकरे को करती है। उद्धव ठाकरे ने 2 साल में इतना मतलब क्या काम किया आप बताइए महाराष्ट्र के लिए। पालगढ़ में साधुओं को मारा गया, कोविड में मिसमैनेजमेंट के चलते आपको पता है हमारे यूपी बिहार वाले जितने भी भाई थे, कैसे हाहाकार मच गई थी महाराष्ट्र में, कितने जन मारे गए थे महाराष्ट्र से। तीसरी बात अगर हम करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ घूमने के लिए छोड़ के और काम क्या हुआ? कुछ हुआ था? अर्नब गोस्वामी प्रेस कोई कुछ छाप देती है तो उनके खिलाफ लग जाती थी उद्धव ठाकरे की सरकार। संजय राउत, कंगना रनौत की ऑफिस तोड़ दी थी, नोटी बोल दिया था। ये बड़बोले नेता जो संजय राउत है ना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, इसको निपटाने के लिए भाई पूरा ये बंदा तैयार है। ये बनाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर फेस। सामने में भी ऐसे ऐसे आर्टिकल लिख के ये लोग देते हैं, इनडायरेक्टली हिंट करते कि उद्धव ठाकरे जी को बनाओ। भाई सीट तो जीतवा ले पहले। अब बचेगा कांग्रेस। कांग्रेस की अभी एंट्री हुई नहीं है। 6 तारीख के बाद राहुल गांधी वहां पे जाएंगे रैली अटेंड करने, रैली में भाषण देने, लोगों से वोट मांगने। मजे की बात देखेंगे, बीजेपी भी उसकी राह देख रही है। जितने भी स्टार कैंपेनर है ना बीजेपी के, सब पहुंचेंगे 6 तारीख के बाद। देखिएगा 6 तारीख से शायद नरेंद्र मोदी जी भी पहुंच रहे हैं वहां पे। फिर राहुल गांधी देंगे बॉल तो फिर बैट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी सब उतरेंगे एक एक करके, सबकी बैटिंग आएगी। लिख के ले लीजिए दोस्तों, अभी की जो परिस्थिति है ना, इनको जो मीडिया सी वोटर हो गया, दूसरे दूसरे सर्वे ये जो हिंट कर रही है ना,
कि कांग्रेस का इस बार पलड़ा भारी है, लोग चाहते हैं कि इस बार चेंज हो, महाराष्ट्र में चेंज आए। हरियाणा से बुरी हालत होने जा रही है वहां पे महाराष्ट्र में। संघ जो काम कर रहा है ना ग्राउंड पे, ये दिख नहीं रहा है मीडिया वालों को, और इनका यही ओवर कॉन्फिडेंस इसको ले डूबेगा। ये शरद पवार जानता है। शरद पवार साइलेंटली इनको भी बोल रहा है कि तुम लोग बकवास मत करो मीडिया के सामने। इन्होंने आधा टाइम अपने कैंडिडेट किसको उतारेगी किसके सामने, इस पे टाइम खराब किया। ये शरद पवार खुद मानता है, जबकि सबको ग्राउंड पे होना चाहिए था और चुनाव की तैयारियां धामसाम से चालू कर देनी चाहिए थी। और बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार दादा, इन सबको तो एडवांटेज है। ये लोग आज से नहीं 8-9 महीने से चालू कर दिया इन्होंने काम अपना करना ग्राउंड पे। देवेंद्र फडणवीस जी आए दिन दिखते हैं हमें इधर, कभी नागपुर, कभी कोल्हापुर, कभी कहीं भी होते हैं, पुणे, हर जगह चले जाते हैं ये लोगों से मिलने, गांव गांव जाते हैं। एकनाथ शिंदे जी वो पब्लिक में ही रहते हैं भाई, ऑफिस में जाते हैं, खाली ऑफिस के साइन करने का काम, मीटिंग लेनी इसका, बाकी वो ग्राउंड में ही दिखते हैं। उनके कार्यकर्ता भी ग्राउंड में दिखते हैं। और महाराष्ट्र में कहा जाता है, जो जान पहचान वाले मेरे हैं वो बताते हैं कि काम हुआ भाई, बच गए हैं पहले से, तो अच्छा काम हो रहा है। लाडकी बहन ऐसी स्कीम है जो बीजेपी के लिए एक बोलते हैं ना अमृत का काम करेगी इस बार, सोने पे सुहागा जैसा। कितने जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको लाडकी बहन स्कीम के तरफ से पैसे मिल रहे हैं। आज तो शिंदे जी ने घोषणा भी कर दी कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपको दिसंबर की किस्त एडवांस में हम लोग दे देंगे। ये लोग ग्राउंड में है, ये लोग खाली सपने में कि सीएम बनने का सपना देख के और घर में बैठ के नहीं होता ऐसे चुनाव। मुझे आज की सबसे फनी न्यूज जो लगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये मैम है मधुरिमा राजे छत्रपति जी, जो कि कोल्हापुर नॉर्थ से कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन का फॉर्म भरा था उन्होंने, महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये एक ही कैंडिडेट थी वहां पे। इन्होंने काउंटर बंद होने से पहले 5 मिनट पहले अपना विड्रॉ ले लिया। अब महाविकास आघाड़ी का कोई कैंडिडेट वहां पे नहीं है, क्लीन वॉक ओवर है अब महायुति के लिए। तो ये अपडेट थी आज सारे दिन की महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेके। आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। नया चैनल है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा करते रहते हैं। आज सुबह मैंने झारखंड इलेक्शन में जब नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया उस पर वीडियो बनाया है, आप लोग वो भी चेक कीजिए दोस्तों। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए अभी तक आपको क्या लग रहा है, महाआघाड़ी आगे है या महायुति। तो जय हिंद, जय श्री राम आप सबको, वंदे मातरम, भारत माता की जय।